ये चार काम मर्दों को बेशर्म होकर करने चाहिए। गंदे हैं लेकिन बिल्कुल सच है। शास्त्रों में कहा गया है कि हर मर्द को यह चार काम हमेशा बेशर्म होकर जरूर करने चाहिए और इन चार कामों को करते समय स्त्रियों को हमेशा मर्द का साथ सही समय पर जरूर दे देना चाहिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से इस नई व महत्वपूर्ण व ज्ञानवर्धक वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले हे माता लक्ष्मी, जो भी आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे, उसके घर में कभी भी धन दौलत सिलवाकर पहनता था, परंतु बढ़िया से बढ़िया कपड़ा भी एक बार पहनने के बाद दोबारा कभी नहीं पहनता था। राजा के इस व्यवहार से राज्य की आर्थिक दशा पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था। राजा के इस शौक का पता एक ऐसे आदमी को लगा जो अपने काम में बहुत होशियार था। एक दिन वह 3-4 आदमियों को साथ में लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। उसने राजा को अपना परिचय देते हुए कहा कि वह दुनिया के बड़े बड़े राजाओं के कपड़े सिल चुका है। दर्जी ने विस्तार से अपना परिचय देते हुए बताया कि किस प्रकार चीन, जापान, अमेरिका और इंग्लैंड देश के राजाओं ने उसके सिले कपड़े पहनकर उस पर पुरस्कारों की बौछार की, जिससे वह माला माल हो गया। दर्जी, हम भी तुम्हें माला माल कर देंगे। अब तुम बताओ, तुम मेरे लिए कैसा कपड़ा बनाओगे? राजा ने कहा। दर्जी बोला, हजूर, मैं आपके लिए ऐसा कपड़ा तैयार करूंगा जिससे मूर्ख, बेईमान और अन्याय नहीं देख सकेगा। ऐसा कपड़ा दुनिया में किसी राजा महाराजा के पास नहीं है। आश्चर्य आश्चर्य, राजा बोला, बेशक तुम मेरे लिए ऐसा कपड़ा तैयार कर सकते हो। महाराज की जय हो। दर्जी बोला, परंतु हजूर, कपड़ा मैं स्वयं अपने हाथों से बुनकर तैयार करता हूं। राजा ने उतावले होकर पूछा, दर्जी, ऐसी पोशाक तुम मेरे लिए कितने दिनों में तैयार कर सकोगे? दर्जी बोला, हजूर, लगभग 1 या 1.5 महीना तो लग ही जाएगा। राजा ने कहा, मैं तुम्हें 2 महीने का समय देता हूं। इसके लिए हमें तुमको क्या मूल्य देना पड़ेगा? दर्जी बोला, हजूर, 50,000 रुपये पहले दे दीजिए और 1 लाख रुपया कपड़ा पसंद आने पर दीजिएगा। उसी क्षण दर्जी को 50,000 रुपये देकर कपड़ा तैयार करने के लिए एक अलग जगह की व्यवस्था करा दी गई। दर्जी अपने 3-4 आदमियों को लेकर उस जगह आराम से समय काटने लगा। कुछ दिनों बाद राजा ने अपने एक दरबारी को दर्जी के पास भेजा। दरबारी वहां पहुंचा और देखा कि वे सब बड़े आराम से सो रहे थे। दरबारी ने दर्जी को जगाकर पूछा, कितना कपड़ा तैयार हो गया है? राजा ने मुझे देखने के लिए भेजा है। दर्जी एकदम चौंक कर उठा और बोला, आइए मैं आपको दिखाता हूं कि कितना कपड़ा तैयार हो चुका है। दर्जी ने एक अलग कमरे में दरबारी को ले जाकर करघे पर कपड़ा बुनने का अभिनय करके दिखाया। देखिए कितना सुंदर कपड़ा बुना जा रहा है। किंतु दरबारी को तो वहां न कपड़ा न करघा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दरबारी भौचक्का रह गया। वह सोचने लगा कि कपड़ा तो दूर रहा, मुझे तो हथकरघा भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब दरबारी को दर्जी की वह बात याद आई कि जो मूर्ख, बेईमान और अन्यायी होगा उसे यह कपड़ा दिखाई नहीं देगा। क्या मैं ऐसा ही व्यक्ति हूं? दरबारी अपने मन में सोचने लगा। विवश होकर उसने कहा, वाह वाह, सचमुच बहुत सुंदर कपड़ा तैयार हो रहा है। राजा ने जब इस बात को सुना तो वह बहुत खुश हुआ। उसने दर्जी और कारीगरों की सुविधाओं को और भी अधिक बढ़ा देने का हुक्म दे दिया। 1 महीने बाद राजा ने अपने मंत्री को दर्जी का कामकाज और कपड़ा देखने के लिए भेजा। मंत्री के आने की सूचना पाकर
दर्जी ने अपने आदमियों को सजग कर दिया। मंत्री जब दर्जी के पास पहुंचा तो वह अपने आदमियों के साथ कपड़ा काटने और सिलने का अभिनय कर रहा था। देखिए मंत्री जी, कितना सुंदर कपड़ा और कैसी सुंदर पोशाक तैयार हो रही है। दर्जी ने हवा में हाथ मारते हुए मंत्री को दिखाया, किंतु मंत्री बेचारा हक्का बक्का। उसने देखा कि दर्जी कैंची चला रहा है पर कपड़ा है ही नहीं। एक कारीगर सुई से सिलने का काम कर रहा है, परंतु उसके हाथ केवल अभिनय कर रहे हैं। ना सुई दिखाई दे रही है और ना ही धागा और ना कपड़ा। मंत्री ने सोचा, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। उसे दर्जी की बात याद आई कि जो मूर्ख, बेईमान और अन्यायी होगा उसे यह कपड़ा दिखाई नहीं देगा। उसने सोचा, क्या मैं मूर्ख, बेईमान और अन्यायी हूं? यदि राजा को यह पता चल जाएगा तो वह मुझे फांसी पर लटका देगा। विवश होकर मंत्री ने भी दर्जी की हाँ में हाँ मिलाई। वाह वाह, सचमुच बहुत सुंदर कपड़ा है यह। दर्जी के पास से लौटकर मंत्री ने राजा को बताया, सचमुच ऐसा सुंदर बहुमूल्य कपड़ा ना मैंने कभी देखा था ना कभी सुना था। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन दर्जी पोशाक तैयार करके दरबार में उपस्थित हुआ। आइए महाराज, पहनिए यह पोशाक। कितना सुंदर और बहुमूल्य कपड़ा हमने आपके लिए तैयार किया है। राजा भी भौचक्का, क्योंकि उसे कोई कपड़ा दिखाई ही नहीं दे रहा था। उसने सोचा, क्या मैं मूर्ख, बेईमान और अन्यायी हूं? विवश होकर उसने भी वही कहा जो मंत्री और दरबारी ने कहा था। सचमुच ऐसा कपड़ा मैंने ना कभी देखा था ना कभी पहना था। दर्जी ने राजा को शीशे के सामने खड़ा करके उसके सारे कपड़े उतरवा दिए और राजा को नई पोशाक पहनाने का अभिनय करने लगा कि वह बंधन बंद करता, कभी कॉलर सीधा करता। देखिए महाराज, कैसी सुंदर पोशाक है। सारे दरबारियों के बीच शीशे के सामने खड़ा राजा दर्जी की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, सचमुच ऐसा सुंदर कपड़ा पहले ना कभी देखा था और ना कभी पहना था। राजा ने तुरंत 1,00,000 रुपए दर्जी को और देने का हुक्म दिया। दर्जी रुपए लेकर अपने आदमियों सहित 9-2-11 हो गया। राजा के नए कपड़े प्रजा को दिखाने के लिए एक बड़े जुलूस का प्रबंध किया गया। सारी प्रजा राजा के नए कपड़े देखने के लिए बड़ी उत्सुक थी। प्रजा को राजपथ पर खड़ा करके प्रजा को दिखाने के लिए सवारी निकाली गई। राजा का काफिला आगे बढ़ता गया। हजारों की संख्या में खड़ी जनता तालियां पीट पीट कर वाह वाह कर रही थी, क्योंकि सारी जनता को मालूम था कि जो मूर्ख, बेईमान और अन्यायी होगा उसे यह कपड़ा बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। छत पर बैठे एक बच्चे ने राजा को रथ पर नंगा खड़ा देखा और जोर से चिल्लाकर कहा, राजा तो रथ पर नंगा खड़ा है। लोग बच्चे का मुंह ताकने लगे। फिर क्या, सारी प्रजा एक स्वर में चिल्ला उठी, राजा रथ पर नंगा ही खड़ा है। अब राजा को भी अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और लज्जा के मारे मानो धरती में गड़ गया। यह वही समय था जब राजा पूरी तरह से शर्म से नीचे झुक चुका था। वह इस घटना से बहुत कुछ सीख चुका था और उसने एक योजना बनाई। उसने अपने सारे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कल राज दरबार में एक जरूरी मीटिंग है, जिसके लिए उसके राज्य की पूरी प्रजा राजा के राजमहल में सुबह सुबह आ जाए। अब पूरे राज्य में ढिंडोरा पीट दिया गया कि कल राजा एक बहुत बड़ी सभा नियुक्त करने जा रहे हैं। उसमें हर एक व्यक्ति को आना जरूरी है। यह सब सुनकर राज्य की सारी प्रजा बहुत सोच विचार में पड़ गई कि कल तो राजा इतनी शर्म से अपना सिर नीचे किए हुए खड़े थे और आज हम सभी को अपनी राजसभा में पता नहीं क्यों बुलाया है। कहीं हम लोगों से हुई गलतियों की हमें सजा तो नहीं दी जाएगी। लेकिन फिर भी राज्य की सारी प्रजा राजा के राज दरबार में सुबह सुबह हाजिर हुई। तब राजा ने कहा
कि मेरी बात सभी लोग ध्यान से सुने। यह बात आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो कल मेरे साथ हुआ, इससे पहले भी मेरे साथ बहुत सारी घटनाएं घट चुकी हैं, जिन सभी के बाद मैं आप सभी लोगों से कुछ बताना चाहता हूं, और आप सभी लोग कृपया ध्यान से सुने। राजा साहब ने कहा कि युग चाहे जो भी हो, चाहे वह कलयुग हो, चाहे वह त्रेता युग हो, या फिर द्वापर युग हो, या फिर सतयुग हो, कोई भी युग हो, कभी भी हो, यह 4 काम मर्दों को हमेशा बेशर्म होकर कर। डॉक्टर एमएसजी दुनिया का है सबसे बड़ा खिलाड़ी, कोई जान सके ना तेरी महिमा जग से न्यारी। मैं तेरा साथ निभाना जी, मैं तेरा साथ निभाना जी, चाहे दुनिया ताने मारे। मैं सच्चे सौदे जाना जी, चाहे सिर पे चल जाए यारे। मैं सच्चे सौदे जाना जी, चाहे सिर पे चल जाए यारे। पर लौट जैसा विश्वास रखो, दिल्ली जैसी आस रखो, द्रौपदी जैसी पुकार रखो, तो मेरे राम रहीम को आना ही पड़ेगा। चाहिए। और स्त्रियां भी ध्यान से सुने कि इन 4 कामों को करते समय स्त्रियों को हमेशा मर्द का साथ सही समय पर जरूर दे देना चाहिए। प्यारे दर्शक बंधुओं, यह बात आप सभी लोगों को अपने जीवन में जरूर उतार लेनी चाहिए। यदि आप लोग अपने जीवन में यह 4 काम बेशर्म होकर करने लगते हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपको धनवान करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप अवश्य ही धनवान और मालामाल हो जाएंगे। आप और आपकी पत्नी अपने जीवन में सदैव खुश रहेंगे। चलिए बताते हैं कि राजा साहब ने अपनी प्रजा से क्या कहा, और राजा साहब कौन से 4 काम बेशर्म होकर करने के लिए कहते हैं। चलिए जानते हैं। सबसे पहला काम जो कि सबको बेशर्म होकर जरूर करना चाहिए, वह कहते हैं कि मर्दों को अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने में शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी पत्नी आपसे कभी खुश नहीं रहेगी। क्योंकि जब आप पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर आपका शादीशुदा वैवाहिक जीवन खतरे में पड़ सकता है, और आपकी पत्नी किसी गैर मर्द से गलत काम करने के लिए मजबूर हो जाएगी, और वह ऐसा कर भी सकती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, फिर राजा साहब ने दूसरे काम के बारे में बताया जिसे भी बेशर्म होकर करने को कहा है। राजा साहब ने कहा कि यदि जो लोग खाना खाने के दौरान शर्म महसूस करते हैं या फिर चाहते हुए भी खाना नहीं मांग पाते हैं, वे अक्सर भूखे ही रह जाते हैं। ऐसे में राजा साहब का कहना था कि जब भी व्यक्ति भोजन करने बैठे तो पेट भरकर भोजन करना चाहिए। आधे पेट भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। विशेषकर जब किसी के यहाँ अतिथि बनकर जाएं तो भोजन करते समय शर्म ना करें, नहीं तो आप स्वयं ही भूखे रह जाएंगे और अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। फिर राजा साहब अपनी प्रजा से बताते हुए कहते हैं कि जीवन में धन, दौलत और पैसा का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि पैसों की कमी व अभाव से जीवन और परिवार को चलाना संभव नहीं है। ऐसे में पैसों के लेन देन में कभी भी शर्म या फिर झिझक नहीं करनी चाहिए। बेझिझक होकर जरूरत में किसी से पैसे मांगना चाहिए। वहीं अगर किसी को जरूरत के समय उधार दिया हो तो उसे मांगने में बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपको धन की हानि उठानी पड़ेगी। चौथी बात को बताते हुए राजा साहब कहते हैं कि कोई भी इंसान यदि सही तरीके से और सही वक्त पर यह कुछ काम कर ले तो वह रंग से भी राजा बन सकता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि आजकल के युवा अपने शिक्षकों या मार्गदर्शकों से ज्ञान तो ले लेते हैं, लेकिन अपने मन की जिज्ञासाओं को, यानी कि जो उनके मन में सवाल उठ रहे होते हैं, उनको गुरु, शिक्षक या फिर मार्गदर्शक से पूछने में शर्म
या झिझक महसूस करते हैं, जिनके चलते वह कई जगह विफल हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, चाणक्य नीति में भी लिखा है कि किसी भी स्थान पर जब विद्या ग्रहण करने जाएं, तो अपने अध्यापक या गुरु से अपने मन में उत्पन्न हो रहे सभी प्रश्नों का उत्तर बेझिझक बिना शर्म के प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वहां पर हर कोई सीखने के उद्देश्य से जाता है। और यदि आप वहां पर जाकर भी अपने गुरु से कोई भी सवाल पूछने में ही शर्म करेंगे और अपने मन के प्रश्नों का हल शर्म की वजह से नहीं प्राप्त कर पाएंगे, तो आप अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए अपने मन में उत्पन्न हो रहे सभी सवालों का जवाब बेझिझक होकर किसी भी गुरु, शिक्षक या फिर मार्गदर्शक से पूछ लेना चाहिए, क्योंकि वहां हम सीखने के उद्देश्य से जाते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि मर्दों को वह कौन से 4 काम हैं जो कि बेशर्म होकर करने चाहिए। यदि आप लोग भी मेरी वीडियो से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करके अभी जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिए, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जय माता लक्ष्मी, हर हर महादेव। डॉक्टर एमएस जी दुनिया का है सबसे बड़ा खिलाड़ी, कोई जान सके ना तेरी महिमा जग से न्यारी। मैं तेरा साथ निभाना जी, मैं तेरा साथ निभाना जी, चाहे दुनिया ताने मारे। मैं सच्चे सौदे जाना जी, चाहे सिर पे चल जाए यारे। मैं सच्चे सौदे जाना जी, चाहे सिर पे चल जाए यारे। पर लाख जैसा विश्वास रखो, दिल्ली जैसी आस रखो, द्रौपदी जैसी पुकार रखो, तो मेरे राम रहीम को आना ही पड़ेगा। डॉक्टर एमएस जी दुनिया का है सबसे बड़ा खिलाड़ी, कोई जान सके ना तेरी महिमा जग से न्यारी। मैं तेरा साथ निभाना जी।